हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय सेना ने लद्दाख में ऊंचाइयों पर तैनात कर दी है K9 वज्र तोपें। जी हां दोस्तों, हो सकती है इसको लेकर और भी खरीदें। बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां पर म्यांमार में बड़ी हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बड़ी चेतावनी, बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों, क्या कहा है संयुक्त राष्ट्र ने, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर भूटान में रची गई बड़े तख्ता पलट की बड़ी साजिश, हिरासत में लिए गए वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सहित 2 जज। जी हां दोस्तों, क्या है वो बड़ी तख्ता पलट, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे अगली खबर में, जहां पर अपने अंजाम तक पहुंच रहा है 9 महीनों से जारी तनाव। जी हां दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं हम, बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर 20 फरवरी को बंद बुलाने को लेकर हाथापाई हुई है। जी हां दोस्तों, आपस में ही कांग्रेसी भिड़ गए हैं। बताएंगे पूरी खबर। साथ ही बताएंगे दोस्तों, जहां पर अमित शाह ने बंगाल में जाकर ममता बनर्जी पर किया है बड़ा ही कटाक्ष। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे IPL 2021 को लेकर चैंपियंस की हुई है बड़ी खरीद फरोख्त। जी हां दोस्तों, कौन कितने में बिका है, और साथ ही तेंदुलकर के बेटे ने भी इस बार इतने लाख रुपए में खरीदी हुई है। दोस्तों, तो बताएंगे पूरी खबर क्या है, तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी हमेशा की तरह मानते हैं कि हमारे भारतीय सेना में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो शौर्य, वो पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों, और हम गर्व से जी रहे हैं कि हमारे देश के जवान सबसे ज्यादा पराक्रमी हैं और मोदी जी हैं, तो हर चीज संभव है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय सेना ने लद्दाख में ऊंचाई पर तैनात कर दी है K9 वज्र तोपें। हो सकती है इसको लेकर और भी खरीदें। जी हां दोस्तों, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी ने हाल ही में 100 K9 वज्र तोप सेना में शामिल की थी। अब इनमें से 3 तोपों को लद्दाख में ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, समाचार एजेंसी ANI के अनुसार एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने बताया है कि 3 तोपें गुरुवार को लेह पहुंची थी, जिन्हें एक अधिक ऊंचाई वाले बेस पर लेकर जाया जा रहा है और यहां इसकी जांच की जाएगी क्या इन तोपों का इस्तेमाल ऊंचे इलाकों में दुश्मन के खिलाफ किया जा सकता है। आपको बता दें, सूत्रों ने बताया है कि इन तोपों के प्रदर्शन के आधार पर सेना 2 या 3 अतिरिक्त रेजिमेंट के लिए इनकी खरीद का ऑर्डर दे सकती है। दोस्तों, गुजरात में सूरत के पास हाजिरा में लार्सन एंड ट्यूबो के कारखाने में तैयार की जा रही इन तोपों से संबंधित सभी गतिविधियों की जनरल नरवणे निगरानी कर रही है। सेना ने दक्षिण अफ्रीकी कंपनी से ऐसी 100 तोपें खरीद कर सौदा किया था दोस्तों, लेकिन उल्लेखनीय है कि K9 वज्र तोप दक्षिण अफ्रीका की K9 थंडर तोप का स्वदेशी संस्करण है, यानी कि स्वदेशी एडिशन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी। अगर आप भी इन सभी तोपों का भारत में वेलकम करते हैं दोस्तों, तो स्वागत है K9 तोपें। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर म्यांमार में बड़ी हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चेता दिया है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार मामलों के विशेषज्ञ ने म्यांमार में बड़ा तख्ता पलट के विरोध में बड़े प्रदर्शनों के दौरान देश में बड़ी हिंसा की आशंका को लेकर आगाह किया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के दूत टॉम एंड्रू ने कहा है कि उन्हें यंगून में सैनिकों को भेजे जाने की खबरें मिली हैं। जिनेवा में एंड्रू के कार्यकाल से जारी बयान में उन्होंने कहा है कि पहले भी ऐसी सैन्य कार्यवाही में बड़े स्तर पर लोगों की जान गई है, लोग गायब हुए हैं या उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कहा है कि व्यापक स्तर पर प्रदर्शन और सैनिकों की तैनाती के मद्देनजर डर है कि हम म्यांमार के लोगों के खिलाफ सेना की क्रूर कार्यवाही देख सकते हैं। इसी बीच दोस्तों, सेना और पुलिस की हिंसक कार्यवाहियों के बीच देश में बुधवार को भी व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए। यंगून और अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों के समूह 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ एवं देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की एवं उनकी अपदस्थ सरकार के सदस्यों की हिरासत से रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भूटान में रची गई है बड़े ही तख्ता पलट की साजिश, हिरासत
में लिए गए वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सहित 2 जज। जी हाँ दोस्तों, भूटान की पुलिस ने सेना के वरिष्ठ अधिकारी और 2 अन्य जजों को हिरासत में ले लिया है। दोस्तों, इन पर आरोप है कि इन्होंने देश के सेना प्रमुख और कोर्ट के चीफ जस्टिस को पद से हटाने के लिए साजिश यानी कि कॉप प्लॉट इन भूटान रची थी। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने सेना और न्यायपालिका में नौकरी पर अधिकार जमाने के उद्देश्य ये साजिश रची थी। इन तीनों को इनके घरों से हिरासत में ले लिया गया है दोस्तों, जिसके बाद बड़े तख्ता पलट की ये साजिश नाकाम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो अपने अंजाम तक पहुंच रहा है 9 महीनों से जारी तनाव। LAC से सेनाओं का पीछे हटना अभी भी है जारी। बंकरों पर बुलडोजर चला रहा है चाइना। बता दे, चीन ने गुरुवार को कहा है कि पूर्वी लद्दाख सीमा यानी कि ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर अग्रिम मोर्चे पर तैनात चीन और भारत के सैनिकों के पीछे हटाने की प्रक्रिया सुगमता से चल रही है। साथ ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देश लक्ष्य को हासिल करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करेंगे। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता और वरिष्ठ कर्नल वू कियान ने 10 फरवरी को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये घोषणा की थी दोस्तों कि पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी किनारों पर अग्रिम मोर्चे पर तैनात चीन और भारत के सैनिकों ने साथ साथ तथा व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग के सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया में हुई प्रगति के बारे में पूछे जाने पर कहा है कि संबंध प्रक्रिया संपूर्ण रूप से सुगमता से चल रही है। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे। हुआ ने आगे कहा कि हमारी कई दौर की वार्ताओं में बनी सहमति के मुताबिक अग्रिम मोर्चे के सैनिकों ने दोनों ही ओर साथ साथ और व्यवस्थित तरीके से हटना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर मानी जा रही है। आपको आज का भी हमने अपडेट दिया है दोस्तों, जहाँ पर अभी भी वहाँ पर शांति से सेनाएं अपने अपने घर को लौट रही है। क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप लोग भी चौंक रहे हैं दोस्तों, जैसे हम लोग चौंक रहे हैं कि चाइना किस प्रकार से और इतनी आसानी से कैसे मान सकता है, या आपको भी अभी भी लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं इसमें भी अपनी चाल सोच रहा है? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी अखबारों से खबर आ रही है, जहां पर यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के कश्मीरी दौरे का दुष्प्रचार कर रहा है हमसाया मुल्क। बता दे, पाकिस्तान से गुरुवार को प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनेट चुनाव से संबंधित खबरें काफी अहमियत से प्रकाशित की हैं। दोस्तों, अखबारों ने लिखा है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ कहा है कि अगर सीनेट चुनाव में पार्टियों के उम्मीदवारों की संख्या से किसी पार्टी के सीनेटर अधिक चुनकर आते हैं तो इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्टी के जितने मेंबर है उसके हिसाब से ही सीनेटर चुनकर आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। अखबारों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के मिस्र दौरे से संबंधित खबरें प्रकाशित की हैं। दोस्तों, अखबारों ने लिखा है कि कुरैशी ने अपने समकक्ष से मुलाकात के दौरान क्षेत्र में व्याप्त अशांति के माहौल से उन्हें अवगत कराया है। अखबारों ने लिखा है कि भारत के जरिए की जा रही युद्ध की तैयारियों से उन्हें भी अवगत कराया जाना है। ऐसे में दोस्तों, आप साफ तरीके से समझ पा रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार से कश्मीरी दौरे का दुष्प्रचार कर रहा है हमसाया मुल्क। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इस देश में विपक्षी नेता की गिरफ्तारी वाले आदेश पर बड़ा बवाल हो गया है दोस्तों, जिसके बाद प्रधानमंत्री को देना पड़ गया इस्तीफा। बता दें, पूर्व सोवियत संघ के देश जॉर्जिया में विपक्षी नेता की गिरफ्तारी के बाद से बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद जॉर्जिया के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखरिया ने बृहस्पतिवार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। दोस्तों, गखरिया ने बयान में कहा है कि वो पद छोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी टीम में ही विपक्षी पार्टी यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष निका मेलिया पर हुए फैसले को लेकर मतभेद है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद जॉर्जिया में राजनीतिक संकट गहरा गया है। दोस्तों,
उल्लेखनीय है कि राजधानी तबिलिस का अदालत ने बुधवार को वर्ष 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा प्रायोजित करने के आरोप में सुनवाई से पहले निका मेलिया को हिरासत में लेने का आदेश दिया था। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर चीन में इंटरनेट मीडिया पर बड़ी सख्ती, ब्लॉगर्स को लिखने से पहले लेनी होगी सरकार से अनुमति। जी हाँ दोस्तों, चीन में लोगों की आवाज को किस तरह से दबाया जाता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चीन को अपने खिलाफ कुछ भी सुनना मंजूर नहीं है दोस्तों। यहाँ लोगों और मीडिया की आवाज दबाई जाती है। अब वो अपने देश में ब्लॉगर्स और मीडिया की आवाज को भी सीमित कर देना चाहता है दोस्तों। चीन इंटरनेट मीडिया पर ब्लॉग के माध्यम से सुनाई देने वाली आवाज को पूरी तरह से कुचलने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगले सप्ताह की शुरुआत से ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को कुछ भी लिखने से पहले सरकार द्वारा मंजूर दस्तावेज की जरूरत होगी। ब्लॉगर्स को इंटरनेट पर कुछ भी लिखने से पहले चीन के साइबर स्पेस प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी और इसे दिखाना ही होगा। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर FATF की ग्रे सूची से अभी नहीं निकल पाएगा पाकिस्तान, समर्थन के लिए खटखटा रहा है दूसरे देशों का दरवाजा। बता दें, वैश्विक आतंकी वित्त पोषण प्रहरी वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि FATF की ग्रे सूची से पाकिस्तान के जून तक बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि वो संगठन की पूर्ण बैठक से पहले सदस्य देशों के समर्थन जुटाने के प्रयासों में जुटा हुआ है दोस्तों। ये बात बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट में कही गई है। बता दें, FATF की पूर्ण और कार्यकारी समूह की बैठकें 21 से 26 फरवरी के बीच पेरिस में होने वाली है। उन बैठकों में ग्रे सूची में पाकिस्तान की स्थिति पर फैसला होने की पूरी संभावना है। पाकिस्तान को जून 2018 में FATF की ग्रे सूची में रखा गया था दोस्तों, और 27 मुद्दों को लागू करके वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए समय सीमा दी गई थी। ग्रे सूची में शामिल देश वो होते हैं दोस्तों जहां आतंकवाद की फंडिंग और धन शोधन का जोखिम सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये देश FATF के साथ मिलकर इसे रोकने को लेकर काम करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी, और जिस प्रकार से समर्थन के लिए पाकिस्तान दूसरे देशों का दरवाजा खटखटा रहा है दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की ओर, जहां फ्रांस ने मस्जिद मदरसों पर निगरानी के लिए बनाया कानून, इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ बड़ी जंग। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने देश में बढ़ रहे इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक नए कानून को मंजूरी दी है दोस्तों। इस कानून के तहत पुलिस को अधिकार होगा कि वो फ्रांस के मस्जिदों और मदरसों को जब चाहे तब बंद कर सकती है। इसके अलावा मुस्लिमों के एक से ज्यादा विवाह या फिर जबरन विवाह करने को अपराध घोषित किया जाएगा। इस कानून को फ्रांस की संसद के निचले सदन ने धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक कट्टरवाद को खत्म करने के लिए भारी बहुमत से मंजूरी मिली है। बता दें, इस कानून के मसौदे को लेकर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ला रिपब्लिक एंड मार्चे पार्टी ने देश भर में कई रैलियां की थी दोस्तों, जिसके बाद फ्रांस के नेशनल असेंबली में हुई वोटिंग के दौरान 347 सदस्यों ने कानून के पक्ष में वोट दिया है, जबकि विरोध में वोट देने वाले सांसदों की संख्या 151 रही है। अब इसे संसद के ऊपर सदन में पेश करने की तैयारी की जा रही है। जहां मैक्रो की पार्टी के पास बहुमत नहीं है, फिर भी फ्रांस में कट्टरपंथ के खिलाफ बढ़ते माहौल को देखते हुए इस कानून को ऊपरी सदन से भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने टीके के असमान वितरण की आलोचना कर दी है दोस्तों। बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कोविड-19 रोधी टीके के अनुचित वितरण की बुधवार को आलोचना की। गुतारेस ने कहा है कि 75% टीकाकरण सिर्फ 10 देशों में हुआ है और जोर दिया है कि जल्द से जल्द हर देश के सभी लोगों को टीका मिले, इसके लिए वैश्विक प्रयास होने चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में कहा है कि 130 देशों को टीके की एक खुराक नहीं मिली है और इस महत्वपूर्ण क्षण में टीके का समान वितरण वैश्विक समुदाय के समक्ष सबसे बड़ा नैतिक परीक्षण है। जी हाँ दोस्तों, गुतारेस ने टीके के उचित वितरण के लिए तत्काल वैश्विक टीकाकरण योजना लाने की जरूरत बताई है, जिसमें वैज्ञानिक, टीका निर्माता और प्रयास को वित्त पोषित करने वाले शामिल हो। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर वैक्सीन नहीं लगवाई तो पड़ेंगे कोड़े। कोरोना को लेकर इंडोनेशिया बड़ा ही सख्त हो गया है दोस्तों, सजा के साथ जुर्माना भी लगा दिया है। बता दें, दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू है। कई मुल्कों में वैक्सीनेशन
की रफ्तार काफी तेज है ताकि जल्द से जल्द बड़ी आबादी को इस घातक वायरस से बचाया जा सके। तो वहीं एक ऐसा भी देश है दोस्तों जिसने वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को सजा देने की तैयारी कर ली है। दरअसल ये देश है इंडोनेशिया, जहां कोरोना से अब तक 12 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। सरकार का मानना है कि वैक्सीनेशन के जरिए वायरस को काबू में किया जा सकता है। आपको बता दें कि संशोधित राष्ट्रपति आदेश के अनुसार वैक्सीन लगवाने से इनकार करने वाले लोगों को सरकार सजा दे सकती है, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा स्थानीय सरकारों को यह तय करना है कि ऐसे व्यक्ति पर किस तरह का प्रतिबंध लगाया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक ने न्यूज दिखाने वाली सभी वेबसाइटों को बैन कर दिया है। दोस्तों आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हो गई हैं। बता दें आपको ऑस्ट्रेलिया में गुरुवार को अचानक फेसबुक ने कई पेजों पर बैन लगा दिया, जिससे कई आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो गई। फेसबुक ने ऐसे कई पेजों पर कुछ भी पोस्ट करने से बैन कर दिया है जो लोगों को कोरोना वायरस, आग और चक्रवातों के बारे में आगाह करते थे। आपको बता दें कि फेसबुक ने आम न्यूज वेबसाइट के साथ साथ कई सरकारी पेजों और वेबसाइटों पर भी ये प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में न्यूज दिखाने के लिए पैसा देने के कानून से खफा फेसबुक ने वहां सभी समाचार पेजों को उनकी खबरें पोस्ट पर बैन लगा दिया है। दोस्तों फेसबुक के इस बैन में समाचार वेबसाइट के साथ साथ कुछ सरकारी विभाग और सरकारी साइट्स भी शामिल थी। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान में भी हुई किसानों की ट्रैक्टर रैली। 184 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को किसानों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान में किसानों द्वारा बीते दिन ट्रैक्टर रैली निकाली गई। बिना अनुमति के पाकपत्तन में निकाली गई इस रैली को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों इस मामले में पाकिस्तान पुलिस ने 184 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पाकिस्तान में बिजली के बिल, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, ईंधन और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे लाहौर और इस्लामाबाद में 31 मार्च को ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी पाकिस्तान। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहेंगे किसानों को लेकर जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, क्या उनकी मांग वहाँ सही है? दोस्तों हाँ या ना बताइएगा जरूर। अगली खबर की अगर बात करें तो नेपाल ने भारत के बाद अब चीनी कोविड वैक्सीन को दे दी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, नेपाल सरकार ने बुधवार को साइनोफार्म के तहत चीन में पेइचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। नेपाल 15 जनवरी को एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड वैक्सीन को पहले ही मंजूरी दे चुका है। नेपाल के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बुधवार को वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग ऑथराइजेशन के लिए एक सशर्त अनुमति जारी करने का फैसला किया है। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी प्रेस बयान में ये जानकारी दी गई है। आपातकालीन उपयोग ऑथराइजेशन प्रदान करके विभाग नेपाल में साइनोफार्म के वैक्सीनेशन को लाने में मार्ग प्रशस्त करता है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर मलाला को 9 साल पहले गोली मारने वाले आतंकी ने फिर से दे दी है धमकी। कहा इस बार नहीं होगी कोई भी गलती। जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं बचा सकता, इस तरह की बातें कही गई। आपको बता दें नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई पर 9 साल पहले जानलेवा हमला करने वाले पाकिस्तानी तालिबानी आतंकवादी ने एक बार फिर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली है। दोस्तों आतंकवादी ने ट्वीट पर कहा है कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। हालांकि इसके बाद ट्विटर ने उसके अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तालिबानी आतंकवादी के धमकी देने के बाद मलाला यूसुफजई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दोस्तों साथ ही मलाला ने ट्विटर पर पाकिस्तान की सेना और प्रधानमंत्री इमरान खान से पूछा है कि क्या उन पर हमला करने वाला हसन नसरुल्लाह एहसान सरकारी हिरासत से फरार कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो भारत को लेकर पेंटागन बोला कि भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है, साथ ही हिंद प्रशांत में मिलकर हर चुनौती का करेंगे सामना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन तले होने वाली क्वाड समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली है। इससे एक दिन पहले पेंटागन ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सभी चुनौतियों को देखते हुए भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है। क्वाड मिनिस्ट्रियल ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का अनौपचारिक समूह है। आपको
बता दें कि क्वाड की स्थापना हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के अड़ियल रवैये से निपटने के लिए किया गया है दोस्तों। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉब किर्बी ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा है कि भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सभी चुनौतियों को देखते हुए। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल यानी बृहस्पतिवार के दिन मंत्री ब्लिंकन और जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के उनके समकक्ष एक साथ बात हुआ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर में बढ़ने से पहले इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं हुई ठप, वेबसाइट सोशल साइट्स का खुलना हुआ बंद, लोग हुए परेशान। बता दें पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गई हैं दोस्तों। इस कारण देश में बड़े पैमाने पर यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पड़ोसी मुल्क की 6 अंतरराष्ट्रीय पनडुब्बी केबलों में से एक में खराबी आ गई है दोस्तों। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि मिस्र के अबू गलत के पास एक अंतरराष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली में खराबी की वजह से यूजर्स को इंटरनेट सेवाओं में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। केबल सिस्टम में यह खराबी SMW5 के पास आई है दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत आज जाएंगे प्रयागराज। जी हाँ दोस्तों, क्यों जाएंगे आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत 19 फरवरी यानी आज के दिन 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचेंगे। वो दोपहर 3 बजे बमरौली एयरपोर्ट से उतरकर झुंसी संघ कार्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे संगम तट पर गंगा पूजन के कार्यक्रम में शामिल भी होंगे दोस्तों। उन्होंने माघ मेले में आकर गंगा पूजन करने के कई मायने हैं दोस्तों। प्रयागराज की इसी धरती से राम मंदिर को लेकर कई आंदोलनों की बुनियादी रखी गई है। ऐसे में दोस्तों आप भी हर हर गंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो भोपाल में भिड़े कांग्रेसी 20 फरवरी को बंद बुलाने को लेकर हाथापाई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे ने कार्यकर्ताओं को पीट डाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल स्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को उस वक्त नेताओं व कार्यकर्ताओं आपस में भिड़ गए जब 20 फरवरी को पार्टी द्वारा बुलाए जा रहे बंद की क्षेत्रवार जिम्मेदारी को लेकर चर्चाएं हो रही थी। बताया यह जा रहा है कि इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे ने कार्यकर्ताओं को पीट डाला। दरअसल विवाद की शुरुआत कार्यकर्ताओं की नाराजगी से हुई है दोस्तों। कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में दूसरों को जिम्मेदारी देने से भड़क गए थे। इसी दौरान भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के बेटे अनिल मिश्रा ने कथित तौर पर 2 कार्यकर्ताओं को पीट दिया। जिनकी पिटाई हुई है वे कार्यकर्ता भोपाल की पूर्व महापौर विभा पटेल के समर्थक है दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो अमित शाह ने बंगाल में जाकर कहा, गंगा सागर की दुर्दशा देख मन हुआ दुखी। बंगाल में सरकार अगर बनती है भाजपा की तो निर्मल किया जाएगा वहां का गंगा जल। जी हाँ दोस्तों, गंगा सागर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि नमामि गंगे परियोजना बंगाल में आकर रुक गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि गंगा सागर की दुर्दशा देखकर उनको दुख होता है। साथ ही ये भी दावा किया है कि उनकी सरकार बंगाल में बनती है तो गंगा सागर में पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा सागर तक गंगा के जल को निर्मल किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल में अपना चुनावी दौरा शुरू करने से पहले अमित शाह जी कल गंगा सागर में कपिल मुनि मंदिर में पहुंचे थे दोस्तों, जहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की। साथ ही अमित शाह यहाँ लगभग 15 मिनट तक रुके थे। उन्होंने जहां गंगा सागर में मिलती है उस जगह का दर्शन किया और फिर कपिल मुनि आश्रम में पूजा अर्चना की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या बंगाल में इस बार परिवर्तन आएगा? क्या वहाँ भाजपा की सरकार बन पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो पिता की चैंपियन टीम से खेलेगा बेटा। मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को 20 लाख में खरीदा। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी चेन्नई में हुई दोस्तों। क्रिस मॉरिस IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हुए दोस्तों, जिन्हें 16.25 करोड़ में बिके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में